आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं और आज हम गज़ल के सफ़र पर बात करेंगे। गज़ल जिसने कई दौर देखे हैं, इसने पीरों फ़कीरों की दरगाहों पर सजदा करके दुआएं भी हासिल कीं और कोठे पर तवाइफ के पैरों में बजते घुंघरुओं के साथ जुगलबंदी करके वाहवाही भी लूटी। अपने माजी में राज दरबारों की जीनत रही गज़ल जब दौरे हाजिर तक आई तो इसने आम आदमी के आंसू पहुंचने से भी गुरेज नहीं किया। गज़ल के इसी सफ़र पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिन मेहमानान को दावत दी है, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ बैठे हैं प्रोफेसर अजीज़ परिहार साहब। अजीज़ परिहार साहब उर्दू दुनिया का वो एक जगमगाता हुआ सितारा हैं जो किसी भी तारुफ का मुहताज नहीं है। अजीज़ परिहार के बिना पंजाब के उर्दू अदब की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। आपकी दर्जनों किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। तनकीद, शायरी के हवाले से आपने एक मुख्तलिफ पहचान बनाई है। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मुहतरमा ईशा नाज साहिबा। ईशा नाज का नाम उर्दू मुशायरों के हवाले से लिया जाता है। आपकी शायरी आपको एक आलमी सतह पर पहचान दिला चुकी है और आपने शायरी के हवाले से बहुत से सफ़र किए हैं। इनसे हम गज़ल भी सुनेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अजीज़ परिहार साहब, आप दोनों का पहले मैं इस्तकबाल करता हूं अपने प्रोग्राम में। बेहद शुक्रिया। और मैं प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, गज़ल क्या है, इसके लफ्ज़ी माने क्या हैं, इसके लुग़वी माने क्या हैं? फ़ारसी से निकलकर जब गज़ल उर्दू में आई तो इब्तदाई दौर में गज़ल ने क्या हैसियत इख्तियार की? देखिए प्रवाज साहब, इसके जो डिक्शनरी मीनिंग है, गज़ल को हमें मेटाफोरिक उसका जो मीनिंग है, इस्ताराती मानी जो है वो देखना चाहिए। आमतौर पर कहा जाता है कि औरतों से बात करने को गज़ल कहा जाता है और इसका मकसद और निस्बुलैन वही बातें हैं जो मर्द और औरत के बीच होती हैं। लेकिन इसके आगे की बात, इस तनाजुर, इस कॉन्टेक्स्ट को और बामानी बनाती है, वो ये है कि औरत से बात करते हुए आप किस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जी। उसमें धीमापन होता है जी, उसमें एहतियात होती है और उसमें रमजियत होती है। और गज़ल बहैसियत सिन अपनी रम्ज की वजह से जानी जाती है। इसलिए जो एक सरफेस टेक्स्ट है, सतही अल्फाज हैं हमारे सामने, गज़ल उससे मावरा हो जाती है। सो मेरे ख्याल से ये जो धीमापन और इसकी हिमायत और रमजियत जो है वो ज़्यादा मानी खेज है। प्रोफेसर साहब, ये गज़ल की जो आपने एक बुनियादी इसका स्ट्रक्चर सामने एक रखा है, इसी को मैं मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आगाज़ जैसे हुआ हमारे हिंदुस्तान में गज़ल का, उस वक्त कौन से शोरा थे, उस दौर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं अर्ज़ कर दूं, जहाँ तक मेरा मुतालिया और इल्म है, ये फोक ट्रेडिशन का, एक लोक रिवायत का एक सिलसिला है जी। और ये सिलसिला जो है, इसका खमीर उठता है हज़रत अमीर खुसरो जी की तख्लीकात से। और उनका हिंदवी कलाम देखिए आप, जिस पर प्रोफेसर नारंग और बहुत से लोगों ने काम किया है। और हिंदवी कलाम में संस्कृत भी है, फारसी भी है, उर्दू भी है। और ये सिलसिला वहीं से शुरू होता है, फारसी और संस्कृत के मेल से। और ये एक ऐसा इम्तजाज है जी जिसने गज़ल की बुनियाद रखी। और उसी से ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते 17वीं सदी वली दक्कनी तक आता है। जी। और वली दक्कनी की ज़बान जो है वो थोड़ी आपको और लगेगी और समझने में भी, जैसे कसू लफ्ज़ है या और तरह के अल्फाज आपको नाआशना लगेंगे। उनका एक शेर है जो आज भी
जिंदा व जावेद है जी और गज़ल के तई उनका एक हदिया अकीदत है। जी राह मजमून ताज़ा बंद नहीं, क्या वाह राह राह मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। वाह 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 वाह। वो उर्दू का भी देखिए, इब्तदाई दौर था। उर्दू का देखिए इब्तदाई दौर था। हाँ, आपने सही फरमाया कि जब वली दक्कनी, ये इस जबान में कितनी निखरी हुई जबान है, जी। 4 सदियां गुजर जाने के बाद भी ये शेर हमें सामने का लगता है बेशक। और समझ आता है। आप देखिए, वली दक्कनी को हम पहला साहिब दीवान शायर शायर माना कहते शायर। हैं। और उसके बाद आप जानते हैं खुदाए सुखन मीर मीर तक तक की मीर तक का दौर आता है। दौर आता है। ईशानाज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप एक मुशायरों के हवाले से जानी जाती हैं। आपको मौजूदा दौर में किस तरह की शायरी हो रही है, आप सब चीज़ों को देख रही हैं, तो एक मौजूआत किस तरह से अब आजकल की शायरी में इस्तेमाल हो रहे हैं? पहले तो था कि महबूब की बातें होती थी, जो बिल्कुल, गजल जैसे की तारीफ प्रोफेसर- प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल, बिल्कुल बताई, जी। तो आप इसमें क्या इजाफा करेंगे? नहीं, आजकल जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया भी आपको कि गज़ल महबूब से बातें करने का नाम है। और लेकिन आजकल गज़ल जो ये है कि हालात हाजरा पे भी हम लोग जो है कि आम जिंदगी के सरोकार भी गज़ल की सोचे सांचे में ढलते आ रही हैं। तो इस तरीके से जो गज़ल है थोड़ी तब्दील हो रही है। जो ज़िंदगी के तबसुरात हैं, हालात हाजरा के जो भी हैं, इन अब सब उसको इस्तेमाल कर रही हैं गज़ल के कह सकते हैं हम हवाले से। जी, अब वो जो अपन हमारे तजुर्बात हैं, जी, जो जी। हम देखते हैं, सुनते हैं, बिल्कुल। आसपास की चीजों को पर ज्यादा फोकस किया जा रहा जी, है। जी, जी। प्रोफेसर साहब, जो मीर का दौर था उस वक्त कैसी शायरी हुई? देखिए, मीर के बारे में मैं एक तो बातें अर्ज करना चाहूँगा कि मीर फोक ट्रेडिशन के आखिरी शायर हैं। जी और फोक लोक रिवायत का ये एक पहचान है कि आप बात कर रहे हैं। जी, आप हमेशा कहेंगे कि मैंने गज़ल कही, कही। आप ये नहीं कहेंगे कि गज़ल लिखी। लिखी। ये एक डायलॉग है और बोलचाल की जबान है, जी। आम फहम जी जबान है। जैसे आपने कहा कि अगर आप आवाम तक नहीं पहुंचते तो फिर गज़ल अपने मकसद से इधर उधर हो जाती है, भटक जा। अब मीर के जो अशार हैं वो म्यूजिक के मास्टर हैं, इज ए म्यूजिशियन ऑफ वर्ड्स। बेशक। वो उनके बारे में कहा गया है कि वो बोल बनाते हैं। जैसे आपने वो शेर सुना रहे थे अभी, जी। मीर के दीनों मजहब मजहब को, वाह। देखिए वो बोल बना रहे हैं। जी, ठीक है ना। अब मीर के मैं 2-4 शेर इसी तनाजुर में पेश करूंगा शायद कि आपको लगेगा कि ये तो बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। जी। सरसरी तुम जहान से गुजरे, आहा, वाह। सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जा जहाने दीगर था। क्या बात। अब देखिए इसकी कैडेंसेस देखिए और टोनैलिटी देखिए। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, इमेज देखिए, देखने लायक। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाई है। वाह वाह वाह। वाह। क्या इमेज देखिए आप, एक एपिक इमेज है। क्या इमारत गमों ने ढाई है। शर्त सलीका है हर एक अमर में, हर काम में। शर्त सलीका है हर एक अमर में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। क्या बात। ये देखिए। देखिए, मीर जो है वो क्लासिकल शायरी का एक बहुत बड़ा नाम है। खुदाए सुकन उसे ऐसा ही नहीं कहा जाता। वो क्या शेर है कि मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। क्या खूबसूरती से वो अपनी बात कह जाते हैं। दिल के जहां से उठता है। हाँ, दिल के जहां से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। दर्जनों क्या ढेरों शेर कह सकते हैं, ढेरों शेर कह सकते हैं मीर के हवाले से। तो जब मीर का दौर खत्म होता है उसके बाद कई शायर बीच में आते हैं, तो ये गालिब तक सिलसिला पहुंचता है। जी जी। गालिब के दौर में बहादुर शाह जफर हैं, जोक हैं, बहुत है। उस दौर के बारे में आप बताएं कि गालिब की शायरी उनसे अलग कैसे थी। उनके हमासरीन जो शायर थे उस वक्त, उनसे अलग मुख्तलिफ कैसे थी उनकी शायरी। और गालिब अब तक जिंदा हैं। दूसरे शायरों का नाम तो लिया जाता है लेकिन वो मकाम उनको हासिल नहीं हो सका। गालिब का जब दौर था तो गालिब को उस अपने दौर में इतना नहीं पूछा गया जितनी पूछ गालिब की अब हो रही है।
देखिए, मिर्ज़ा गालिब की जो शख्सियत है वो एक प्रिज्म जैसी है, जिधर से रोशनी डालेंगी, रेज पड़ेंगी, शुआएं पड़ेंगी, तब उसकी तो रोशनी एक रोशनी और उसका रंग जो है निखर के वो सामने अलग आएगा। होगा। तो उनकी जहतें इतनी ज़्यादा हैं। अब मीर से ये सिलसिला शुरू होता है तो गालिब ने भी कहा था, रेख्ता के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर भी था। वाह, तो ये उनका ट्रिब्यूट है। ज़ौक़ ने और सब लोगों ने मीर को और उनसे बहुत कुछ, मीर की जो एस्थेटिक्स है, मीर की जमालियात है, ज़बान है, मीर का जो असलूब है, स्टाइलिस्टिक्स है, जो मीर की फोनेटिक्स है, ध्वनि। हमारे पास तीन ही चीज़ें हैं जिन पर हम परखते हैं शायरी को जी या किसी भी आर्ट को। एक है ध्वनि, जी साउंड। जी। अब मीर के शेरों में कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। कली का मुस्कुराना ही उसकी मौत है। वाह समझ गए? वाह वाह वाह। वो ही इज इन डायलॉग विद द फ्लावर। बातें करते हैं, बातें वो बातें पूछते करते हैं। हैं कि तुम्हारी जिंदगी कितनी है, कितनी है और उसका मुस्कुराना ही उसकी जिंदगी है। जिंदगी। ठीक है ना? तो बड़ी बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मीर की जो जमालियात है, मीर का जो असलूब है, इनसे फैज़ हासिल किया 19वीं की सदी सदी के के शायरों ने, गालिब, मोमिन, ज़ौक़ और ये सब लोग। बहादुर शाह जफर, ये सब। ये सिलसिला आगे बढ़ा मीर की वजह से। और मीर जो है, मीर तकी मीर सोज भी थे, मीर दर्द भी थे, कई मीर है हमारे पास। लेकिन मीर जो अब मीर के कितने दीवान हैं, घना जंगल है। मीर की शायरी को एक दीवान थोड़ी है, दीवाने गालिब की तरह। मेरे ख्याल उनके 7, 8, 9 दीवान हैं, दवावीन है। जी। तो मैं समझता हूँ कि मीर के घने जंगल में ये सब लोग कुछ तलाश करते करते इनको गालिब को भी मिलता रहा। और गालिब के बारे में कुछ कहना तो बहुत बड़ी होल्डिंग कैंडल टू द सन है। लेकिन गालिब जो हैं वो अपने दौर की पैदावार हैं। एक तरफ से मुगली अहद का जवाल है जी, और दूसरी तरफ से अंग्रेजी हुकूमत का तलू है, आगाज है। आगाज कह लीजिए। तो उसके द जीनियस इज कॉट इन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। बिल्कुल। और दो इंतहाओं में एक शख्सियत जकड़ी हुई है, और उसके लिए मसला सर्वाइवल का है। बेशक बेशक। गालिब की शायरी उनके वजूद का एक अक्स है। जिस तरह से उन्होंने मुगली अहद को देखा, उस विरासत का उनके रगो रेशे में वो सिलसिला सारा सांस ले रहा है। और दूसरी जानिब तलू है अंग्रेजों का तलू है, और पेंशन मिल नहीं रही, गालिब की परेशानियां हैं, कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स ऑफ नहीं। तो उसमें से एक जीनियस की फ्लावरिंग जो है वो एक अलग मसला है कि वो जीनियस किस तरह परवान चढ़ा। तो ये सिलसिला है। वो गालिब के अशार मेरे उस्ताद ने, मैं अर्ज कर दूं, जब गालिब मुझे पढ़ाया तो दीवान बंद करके कहने लगे कोई शेर 3 सुनाओ जो तुम्हें याद हो। मुझे अब भी याद है, ये सन 75 की बात है। तो मैंने कहा अभी सुन लें आप, वो 3 शेर सुना देता हूँ आप। बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़ तमाशा गालिब, बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़ तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। वाह वाह। आपने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा, और इससे पहले आपने मीर का जिक्र आप कर रहे थे कि हमारे पास कई मीर हैं। जी। एक मीर अनीस मीर भी हैं। हैं। मीर अनीस वो तो मरसियर निगाह वो गजल, लेकिन उन्होंने मरसिया गजलें, के हवाले से अपना नाम बना हाँ, लिया। जरूरी नहीं है कि कोई गजल, मैं ये सवाल उठाना चाह रहा था कि मरसिये शायरों ने कही, हालांकि गालिब ने भी मरसिया कहा है, कसीदे कहे हैं, रुबाइयात कही हैं, मुख्तलिफ जो असनाफ है उनमें काम किया है गालिब। मीर से लेके तमाम बड़े छोटे शायर ने, और इसके बाद उन्होंने गज़ल में भी तबाह आजमाई की है। क्या वजह है कि जो पहचान शायर की बनी है, जिस हवाले से हम शायर को जानते हैं, वो गज़ल है। गज़ल का एक शेर शायर की पहचान बना देता है, और पूरा दीवान नज़म का या मनकबत का या दूसरी असनाफ का वो काम नहीं कर पाता। ये क्या वजह है आप देखते हैं? देखिए, इसकी बड़ी सॉलिड वजह मैं अर्ज कर दूं मुख्तसरन। आपने गज़ल की मकबूलियत की तरफ इशारा किया। अब ये गज़ल की जो ज़बान है, मैं उसकी उस हवाले से बात करूंगा।
जिस जबान में हम सोचते हैं, जी। जो जबान हम बोलते हैं, जी और जो जबान हमारे लाशऊर, हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा है, जी उसमें दो धारे मिलते हैं। हम्म एक फारसी अरबी का और दूसरा हिंद आर्याई जबानों का, जी जी। जी जिसमें हिंदुस्तानी जबानें हैं, संस्कृत है, फारसी है, फारसी नहीं बाकी जबानें हैं, जी ब्रज है, ब्रज है। अपभ्रंश है, बहुत पंजाबी है। ये सारी जबानें जब आके मिलती हैं तो हमारा शऊर जो है वो तश्कील पाने लगता है। तो इस वजह से आपने बात की है मकबूलियत की, जी, जी। कि कोई भी शायर है वो अपनी गजल से पहचाना जाता है। गजल से कई पहचाना। शायर तो ऐसे हैं, एक शेर से इस घर को आग लग गई घर के चिराग चिराग। से, बहुत- शायर का हमें पता नहीं, लेकिन शेर जिंदा है। तो ये जब हमारे लाशऊर का हिस्सा बन गई, अनकॉन्शियस का, तो आवाम उसको रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि वो उसी जबान में सोच रहा होता है। तो कोई भी शेर आप गुनगुनाएं, अपना सुनाएं, तो इमीडिएटली जो अटेंशन है जी, सुनने वाले जी। की, क्योंकि बोलचाल की जबान है। बोलचाल की बोलचाल जबान। की जबान। ईशानाज, आप कहाँ तक इसको देखती हैं कि जो आम बोलचाल की ज़बान में शायर शेर कह के भी एक मकबूलियत हासिल कर लेता है, और लंबे लंबी नज़में कहकर भी दूसरे शायरों को वो मकबूलियत नहीं मिलती। आप तो मुशायरों के हवाले से जानी जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि मुशायरों के हवाले से गज़ल को मकबूल करने में मुशायरों का क्या रोल है? जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि जो गज़ल की ज़ुबान है वो आम बातचीत की, जैसे हम सोचते हैं और कहते हैं, जो ज़बान हम आम इस्तेमाल करते हैं वो इफ़ेक्ट करती है जल्दी सुनने वाले के ऊपर, और जो हम सोचते हैं, जैसे जो मैं सोचती हूँ या मेरे अंदर जो चल रहा है या मेरे पे जो बीती है, तो वो जब सामने वाला वो सोचता है या सुनता है तो वो उसके ऊपर जल्दी इफेक्ट करता है और वो उसकी समझ में जल्दी चीज आती है। वो शेर उसके ऑटोमेटिकली जल्दी याद हो जाता है, इसलिए उसको कह देते हैं कि वो शेर गजल का जो शेर है वो शेर ज्यादा अच्छा है, जो मैं समझ पाई हूँ। और आजकल मुशायरों में देखा जाता है, देखिए मीर गालिब की बात हुई है ना, उनकी जुबान और वो आजकल आम जुबान में गजलें कही जा रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो हम सामने वाले से अपने सामाइन से जल्दी जुड़ जाते हैं। हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, वो एक दौर था मीरो गालिब का, हम हालाते हाजरा तक पहुंच रहे हैं और 20वीं सदी की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि ईशानाज से गजल सुन ली जाए इसी दौरान। ईशानाज साहिबा, आपने ये गजल। जी, मैं अपनी गजल पेश करती हूँ, गजल का मतलब बतौर खास पेश करती हूँ। मैं अपने उसूलों से बगावत न करूंगी, मैं अपने उसूलों से बगावत न करूंगी, मैं अपने उसूलों से बगावत न करूंगी, मर जाऊंगी तौहीने मोहब्बत न करूंगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। मर जाऊंगी तौहीने मोहब्बत न करूंगी। वाह वाह। और प्रोफेसर साहब ये शेर देखिए, इस दिल में मकी और कोई हो न सकेगा, इस दिल में मकी और कोई हो न सकेगा, इस दिल में मकी और कोई हो न सकेगा, इस दिल में मकी और कोई हो न सकेगा, मैं तेरी अमानत में खयानत न करूंगी, अमानत में खयानत, मैं तेरी अमानत में खयानत न करूंगी। और गजल का ये भी शेर देखिएगा, तू लाख सितम ढाए मेरी जान मोहब्बत, तू लाख सितम ढाए मेरी। परवाज साहब देखिएगा कितनी आसान सी जुबान है। क्या कहना, तू लाख सितम ढाए मेरी जान मोहब्बत, तू लाख सितम ढाए मेरी जान मोहब्बत, लेकिन कभी तुझसे मैं शिकायत न करूंगी। वाह 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 वाह,
वाह वाह, लेकिन वाह, कभी वाह। तुझसे मैं शिकायत है। न बहुत अच्छा, करूंगी। क्या बात। क्या खूबसूरत शेर शुक्रिया। पढ़ रही हैं। और ये भी शेर देखिएगा। तू जान से प्यारा है मगर याद रहे मैं। अच्छा है, अच्छा है। तू जान से प्यारा है मगर याद रहे मैं। तू जान से प्यारा है मगर याद रहे मैं। रुसवा कभी अजदाद की अजमत न करूंगी। बहुत अच्छा ईशाना जी, बहुत अच्छा। रुसवा कभी अजदाद की अजमत न करूंगी। क्या खूबसूरत शेर पढ़े हैं आपने, बहुत अच्छा, बड़ी प्यारी गजल सुनाई है आपने। प्रोफेसर साहब, मैं ईशानाज की गजल इसलिए चाह रहा था कि इस दौरान सुन ली जाए। मैं चाहता हूं कि 20वीं सदी और दौरे जदीद के साथ साथ हम लोग जो है एक तरक्की पसंद तहरीक की भी बात करते चलें। तो इनको बताइए कि दौरे जदीद से लेकर दौरे हाजिर तक जो गज़ल का सफ़र था, उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, क्या बातें हुई, कौन लोग आए, कौन अच्छे शायर और कौन से मकबूल शायर इस दौरान हुए? देखिए, मैं अर्ज कर दूं कि 20वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो 1905 में मिर्ज़ा दाग दहलवी की वफ़ात का साल है जी। और आपको पता है कि दाग का तूती बोलता था, उनकी ज़बान, उनकी सादगी, आवाम से शायरी का रिश्ता। और इत्तफाकन कहिए अल्लामा इकबाल दाग के शागिर्द थे जी, जी। और इब्तदाई शेर जो गज़लें हैं अल्लामा की, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, वाह वाह। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने बज़मिया को रज़मिया बना दी। अब अल्लामा इकबाल 1938 तक हयात रहे और इस दौरान में उनकी गज़ल जो है वो एक अलग पहचान रखती है। बड़ा बुलंद ख्याल इंसान थे वो शायर, और बुलंद बांग भी थे, बड़े लाउड है। अरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए। ये भी उनका एक लहजा है। अरू से लाला मुनासिब नहीं है मुझसे हिजाब, कि मैं नसीम सहर के सिवा कुछ और नहीं। वाह। देखिए, जो क्लासिकी रिवायत है मिर्ज़ा दाग से होते हुए अल्लामा तक पहुंचती है और उसके बाद 1938 में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी जाती है, जिसमें फिराक, फैज़, ये सब लोग, और ये उसमें साहिर साहब भी आते हैं और ये सब लोग आते हैं। तो इन लोगों ने कभी खुद को मंशूर से नहीं बांधा। जी जी। वो एक मैनिफेस्टो लेकर आए थे कि शायरी ऐसी होनी चाहिए कि समाज को उसका कोई फायदा हो। तो इन ए वे दे वर यूटिलिटेरियंस। अब मैं मैडम साहबा की बात बहुत पते की इन्होंने शुरू में भी कही और उसको दोहराया भी, वो ये है कि 21वीं सदी तक तरक्की पसंद तहरीक से लेकर 1960 में जदीद शायरी शुरू हो जाती है। जी जी। जिसमें निदा फाजली, शहरयार, ये अमीक हनफी, जो आप जितने भी नाम जिनसे हम सारे आशना हैं, एक पूरी जो एक ट्राइब है, पौध है, वो पहुंचती है 21वीं सदी में। अब 21वीं सदी में आपने आम फहम जबान की बात उठाई है, तो आम तौर पे कहा जाता है कि हम पोस्ट मॉडर्न एज में जी रहे हैं और उसी में अदब तख्लीक हो रहा है। बेशक। अगर आप आवाम से गजल नहीं जुड़ती तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब जो रिवायत हजरत अमीर खुसरो से होती हुई मीर तकी मीर के तवस्सुत से फिर अल्लामा और दाग और ये सब लोगों तक आज के दौर तक पहुंचती है, तो मेरे ख्याल से सदियों का सफ़र जो है वो सिमटता नहीं है, वो आगे अपनी राहें हमवार करता ये बड़ा तवील सफ़र है गज़ल का। इनको चंद जुमलों में या एक मुख्तसर से तारुफ में, इसको छोटे से जायजे में इसको समेटना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा ये वसी कन्वेस है। तो मैं एक आखिरी सवाल जाते जाते ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि गज़ल का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप, हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में भी और उर्दू में भी? देखिए, जो हमारी नॉर्थ की हैं ज़बानें, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेज़ी में भी एड्रियन रिच ने और आगा शाहिद अली ने अंग्रेज़ी में बहुत कामयाब गज़लें कही हैं और विक्रम सेठ ने कही हैं, और दुष्यंत कुमार का नाम तो है ही है हिंदी में, और मेरे ख्याल से वो बुनियाद गुजार हैं।
और पंजाबी में डॉक्टर जगतार हैं हमारे बहुत- पास, सुरजीत पात्र सुरजीत हैं, पात्र हैं। और ये सब लोग हैं, और रणधीर सिंह चंद हैं जिन्होंने बड़ी मतलब कामयाब ये कहा जा सकता है कि उर्दू गजल जो एक फारसी से होती हुई, उर्दू से होती हुई हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जबानों में आई, जबानों में। इसने एक लंबा सफर तय किया है और ये सफर अभी और इसका चल रहा मुस्तकबिल है। बहुत रोशन है। इसका मुस्तकबिल रोशन है। तो ये सिलसिला जो है ये इतनी जल्दी समेटा नहीं जा सकता। नहीं, इसके लिए किसी और एपिसोड में खुलकर हम बात हो इसको सकती खुलकर है। बात करेंगे, इस सफर को आगे लेके चलेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बेहद गुफ्तगू शुक्रिया की। प्रभात आपका साहब। बहुत शुक्रिया। ईशना साहिबा, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गजल आपने भी पढ़ी, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन, फिर किसी नए मौजू के साथ हम लोग हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, आदाब।